2 मंजिला छोटा सा अस्पताल था वह, लेकिन सुविधाएं किसी भी तरह बड़े अस्पतालों से कम नहीं थी वहाँ। उसी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर के विशेष वार्ड के एक बिस्तर पर करीब 52 से 55 साल का एक शख्स लेटा हुआ था। बदन पर हल्के नीले रंग का ढीला ढाला कुर्ता और उसी रंग का पैजामा था। उसकी आंखें खुली थी और एक टक छत को घूर रही थी। चेहरा एकदम निर्विकार, कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर इस वक्त। अचानक वह चौंक कर उठ बैठा और अपने सामने ऐसे देखने लगा जैसे अभी अभी वहाँ कोई प्रकट हो गया हो। सौतेला बाप, हाय आई हेट यू, एक 10 साल की छोटी सी लड़की ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा और घृणा से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वह आदमी अवाक सी हालत में उसी तरफ देखे जा रहा था। लड़की द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में पिघले शीशे जैसे गिर रहे थे। वह रोनी आवाज़ में गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं, मैं पलात। वह जैसे नींद में बड़बड़ाया था और उसको देखते ही देखते वह लड़की गायब हो गई थी। सुर उसकी बेचैन निगाहें तेजी से इधर उधर कमरे में भटकने लगी और वह उस नाम को पुकारने लगा, प्रहलाद, तुम आखिर? हाँ, यही सच है। अचानक कमरे में एक और आवाज़ गूंजी। उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा। एक अधेड़ उम्र की महिला अपने आंसू पोंछते हुए उसी से मुखातिब थी और फिर वो भी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। नहीं राधिका, नहीं, मैं पिता हूँ उसका, मैं सौतेला नहीं, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा था। वह अब बिस्तर से उतरकर उस तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक वृद्ध लेकिन दुविधा भरी आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। ज़माना खराब है, यहाँ तो अपनों का भरोसा नहीं प्रहलाद, तू तो फिर भी। नहीं ताई, आप तो कम से कम नहीं। बुरी तरह कलपने लगा था वो। अपनी दोनों हथौलियों से अपने कानों को अपनी पूरी शक्ति लगाकर दबाए वह उस तरफ बढ़ा जिधर वो औरत खड़ी थी। लेकिन अभी वो गिड़गिड़ाता हुआ 2 कदम ही चला था कि उसे महसूस हुआ कि वह लोगों की भीड़ से घिरा है। ये सारे लोग उसे जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी अजनबियत दिख रही थी उसे। तू सौतेला है सौतेला, भीड़ चीख चीख कर उसे कह रही थी। नहीं, वह आदमी भय से कांपने लगा और पीछे की तरफ हटने लगा। अपने कानों को जोर से दबाए हुए उसने उस तरफ को दौड़ लगा दी जिधर कमरे का दरवाज़ा था। उसने पीछे पलट कर देखा। भीड़ उसके पीछे पीछे चीखते हुए बढ़ी आ रही थी। ये भोर का वही समय था जब अस्पताल के स्टाफ की शिफ्ट बदली थी और करीब 10 मिनट का अवकाश था। मतलब इस वक्त अस्पताल का वह इलाका करीब करीब खाली ही था। वह आदमी भागता हुआ अस्पताल परिसर को पार कर गया था और अब वह मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहा था। ठीक यही वक्त था जब सिक्योरिटी स्टाफ की भी शिफ्ट बदली थी और इस वक्त गेट पर कोई नहीं था। जो ड्यूटी पर आए थे वो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे और जिनकी शिफ्ट खत्म हुई थी वो घर जाने की तैयारी में लगे थे। पता नहीं उस आदमी का नसीब खराब था या किसी और का इंतज़ार लंबा होने वाला था। वह तेज़ी से भागता हुआ गेट से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच गया था, लेकिन अब भी वह भागते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर भय से ऐसे देख रहा था जैसे कि उसके पीछे सैकड़ों भूत लगे हों। हल्की लाली ने आसमान में अपने पैर पसारने शुरू ही किए थे। अभी सड़कें लगभग सुनसान थी और इस सुनसान सड़क पर वह आदमी तेज़ी से भागता ही जा रहा था। वह एक बार फिर पीछे की तरफ मुड़ा और जैसे ही उसने वापस अपना चेहरा सामने की तरफ किया, उसकी आंखों के आगे जैसे 2 सूरज चमक उठे। ब्रेक और टायरों की एक तिखी चिघाड़ के साथ ही उस आदमी की चीख भी फिजाओं में गूंज उठी। लहराकर वह सड़क पर गिरा और उसकी आंखें मूंदने लगी। कुछ ही पलों में उसका दिमाग बेहोशी की गर्त में डुबकियां लगा रहा था। करीब 10 दिन पहले उसने दरवाजे की बेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। एक चिढ़ झुंझलाहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड इंतज़ार किया उसने और फिर बेल पर उंगली रखी और इस बार उसने बेल के स्विच से उंगली उठाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी और नतीजा तुरंत ही सामने आ गया। दरवाज़ा खुला और करीब 60 से 65 साल की महिला का परेशान और चिढ़ा हुआ चेहरा अब उसके सामने था। अरे लाडो, तू है? मुझे लगा मोहल्ले के बच्चे ने फिर शरारत की है। हाँ, वैसे भी ये घुटनों का दर्द कहाँ ढंग से चलने देता है। छोड़िए सब, तू आ ना, अंदर आ। देर से खड़ी है क्या? जतिन नहीं आया? महिला ने आसपास नज़र डालते हुए उस लड़की से पूछा।
नहीं ताई, वो ऑफिस निकल गए, थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। ताई अंदर नहीं आऊँगी, अभी वो घर की चाबी लेनी थी। तो उस लड़की ने अपने दुपट्टे से माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पर बैठ तो सही, कुछ बात करनी है तुझसे। लड़की के पास और कोई चारा न देखा, आहिस्ते से हामी भरी और उस बुजुर्ग महिला के पीछे पीछे अंदर चली गई। देख लाडो, जो हुआ सो हुआ, आप काहे का मन मुटाव। हाँ, एक बार बाप से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। बुरा आदमी नहीं है तेरा बाप लाडो, हॉस्पिटल में पड़ा है बेचारा, पता नहीं बचेगा भी या नहीं। लाडो, बाप है तेरा, इतनी पत्थर दिल तो ना बन। अरे जिंदगी भर तो तूने नफरत की उससे, अब तो पिघल जा जरा। ताई ने पानी का गिलास लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में कुनैन की गोली ठूस दी हो। ताई, चाबी दे दो ना, मुझे देर हो रही है, मम्मा के लिए ज़रूरी सामान हॉस्पिटल पहुंचाना है। लड़की ने ऐसे भाव से कहा जैसे ताई की बातों को उसने सुना ही नहीं था, सुनकर अनसुना कर दिया था। पता नहीं कैसी निष्ठुर बन गई है लाडो, ऐसी तो तू ना थी। अरे बाप है तेरा, दो आंसू भी नहीं छलकते तेरी आंखों से, मरने वाला है तेरा बाप। हाय। ताई सर पे हाथ रखकर वहीं धम्म से बैठ गई थी। बाप के लिए बेटी की नफरत ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाया था। क्यों रोऊं ताई जी, क्यों? बाप के प्यार को तरसाया है मुझे इस आदमी ने, था तो आखिर। जाने दो ना ताई, मुझे चाबी दे दो, जतीन आते ही होंगे। लड़की बात खत्म करना चाहती थी और जल्द से जल्द वहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन ताई ने भी शायद आज कुछ तय कर रखा था। ताई ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पर लाडो, एक बार सोच तो, याद करके बता ज़रा, क्या कमी छोड़ी प्रहलाद ने तुझे पालने में? बता तो ज़रा। सर आँखों पर बिठा कर रखा तुझे और तेरी माँ को, कोई कमी नहीं होने दी तुम दोनों को। बाप का फर्ज पूरा करने में खुद गलता घुलता रहा बेचारा, और मैंने देखा है लाडो कैसे प्यार करता था तुझे। कोई बाप तो क्या, माँ भी वैसा प्यार ना दे सके बच्चे को? ना होता ना वो तो दर दर की ठोकरें खाते तुम दोनों माँ बेटी। हाँ, ताई कहते कहते ऐसे हाफने लगी थी जैसे मीलों से दौड़ कर आ रही हूँ। उसने एक नज़र सुरभि की तरफ देखा और कहना जारी रखा, तेरी माँ को तो धक्के मार कर ससुराल और मायके वालों ने बाहर निकाल दिया था। अरे ये भी ना सोचा था कि नन्ही सी जान को लेकर जवान औरत कहाँ जाएगी। ऐसे तो तेरे अपने थे लाडो, प्रहलाद ना होता तो राम ना करे किसी को वो दिन देखने पड़े जो तेरी माँ ने देखे थे। अरे अभागन, अब भी समझ अपने बाप के प्यार को, कोई सगा भी इतने त्याग नहीं करता लाडो जितने उस सौतेले ने किए हैं। हाँ, ताई की बातें शायद लड़की के दिल में कहीं लगी थी। वैसे भी कहते हैं ना कि जब कमजोर सी रस्सी भी बार बार पत्थर पर आती जाती है तो कुएं की मुडेर पर निशान कर जाती है। फिर ये तो हार्ड मांस का बना एक नाजुक सा दिल था। वो कंफ्यूज नजर आने लगी थी। अचानक ताई की बातें उसके मन को बुरी तरह मथने लगी थी। उसने गहरी नज़रों से ताई का परेशान चेहरा देखा। एक पल को उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। जिस चेहरे पर थोड़ी देर तक कोई भाव न था, उसमें अचानक सैकड़ों सवालों ने कत्थक शुरू कर दिया था। उसने ताई के चेहरे पर अपनी आंखें टिका दी, जैसे पूछ रही हों कि फिर वो क्या था ताई, जब उसी बाप ने उस मासूम बच्ची को धिक्कार और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दिया। पूरा बचपन उसका बाप के प्यार को तरसते रहा था, कैसे भूल जाए वो सब कुछ। उसका मन दुविधा के जालों में फंसकर ऐसे छटपटाने लगा था जैसे मकड़ी के जाल में फंसा कोई कीट छटपटाता है। करीब 27 साल की वह गोरी सी लंबी छरहरी लड़की सुरभि, जिसे अपने सौतेले पिता से जिंदगी भर शिकायत रही थी कि उसके पिता ने उसका बचपन छीना था। सच तो ये था कि अपने पिता को वो कभी समझ भी नहीं पाई थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि जब उसे उसका सौतेला पिता पसंद ही नहीं करता था तो क्यों माँ बेटी की हर जिम्मेदारी को वो खुशी खुशी निभा रहा था। सुरभि नाम भी तो उन्होंने ही दिया था उसे। कहते थे उनके जीवन में खुशबू बनकर आई थी वो, इसलिए सुरभि नाम रखा था उसका। शायद दिखावा था वो, क्योंकि सच तो यही था कि वो सगा नहीं था। उसे अचानक ही उसकी विदाई का दिन याद हो आया था, जब माँ के जोर देने पर ना चाहते हुए भी बेमन से सौतेले पिता का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में यह सोच कर गई थी कि आज के बाद उसे कम से कम उस सौतेले की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अंदर पहुंचकर वह आश्चर्य में पड़ गई थी। हाँ, झटका ही लगा था उसे यह देखकर कि वो रो रहे थे फूट फूट कर।
उसकी बचपन की तस्वीर को सीने से लगाए, और जब वो सामने आई तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ। सुरभि ने अतीत की परछाइयों को नोच कर खुद से अलग करने की एक भरपूर कोशिश की और ताई से घर की चाबी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। अचानक ही उसे उसके कदम भारी से प्रतीत होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वजन बेड़ियां पड़ गई हो उसके पैरों में। ताई की कही बातें उसके दिल दिमाग को बुरी तरह से मथ रही थी। हाँ, पहले वो ऐसे कठोर नहीं थे, कैसे भूल सकती है जब मुझे चोट लगी थी और दर्द कहीं और हुआ था। उनके आंखों से कैसे झरझर आंसू बह रहे थे, और मम्मा और मैं कितनी हंसी थी उन्हें रोता देखकर। फिर क्या हुआ? अचानक सब कैसे बदल गया? बदलना तो था ही, आखिर थे तो वो। उफ, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप? नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, आपकी उन बनावटी दिखावटी यादों से। आपने मेरा बचपन छीन लिया। सुरभि अंदर ही अंदर जैसे चीखी पड़ी थी। उसके गालों की मांसपेशियां बुरी तरह से फूलने पिचकने लगी थी। उसने जोर से अपने सर को झटका देकर उस इंसान की यादों को दूर करने की कोशिश की जो उसके हिसाब से उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वह जल्दी जल्दी एक बैग में ज़रूरी सामान भर रही थी कि तभी उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी। वो भागकर कमरे से बाहर आई और सेंटर टेबल पर पड़े अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर जतिन लिखा देखकर उसने कॉल एक्सेप्ट किया। हेलो, हाँ जतिन, तुम आ जाओ आधे घंटे में, मैं माँ के लिए कुछ खाने का बना लूँ तब तक। हाँ ओके, बाय बाय, लव यू। फ़ोन उसके पति जतिन का था। सुरभि ने फ़ोन टेबल पर रखा और किचन में जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। बरबस हुई उसकी नज़र प्रहलाद के कमरे की तरफ उठ गई। वो कमरा जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और उसे कमरे में आने की कभी इजाज़त नहीं दी गई थी। वो 10 साल की रही होगी जब अंतिम बार इस दरवाजे के उस पार गई थी। फिर तो ये दरवाज़ा दीवार की तरह अड़िग हो गया था जो उसके लिए उसके तथाकथित पिता ने खड़ी कर दी थी। आज भी बंद था यह दरवाज़ा, लेकिन आज उसे कौन रोक सकता था? उसके पैर खुद ब खुद उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई जादू के जोर से उसे कमरे की तरफ खींच रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे को अंदर धकेला, बगैर किसी आवाज़ के। दरवाजे के पल्ले खुलते चले गए। सुरभि एक पल को सोच में पड़ गई, क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? उसका दिमाग उसे रोक रहा था, लेकिन बचपन की कुछ यादें चाह रही थी कि वो फिर से उस पल को जिए जो उसका था, सिर्फ उसका। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उसका कहाँ था, प्रहलाद कुमार भी तो था उन यादों में। ना चाहते हुए भी प्रहलाद की यादें उसके दिमाग में घुसपैठ करने में एक बार फिर कामयाब हो ही गई थी। उसने धीरे से कमरे में कदम रखा, जैसे कि फर्श शीशे का बना हुआ और उसके कदम रखते ही चूर चूर हो जाएगा। उफ, ये कमरा सब कुछ वैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ। दीवारों पर चढ़ाया गया उसका पसंदीदा रंग और उस पर उसके नन्हे से हथेली की छाप, अलग अलग रंगों की। उसे याद है जब उसने हाथ के छाप लगाए थे दीवार पर, मम्मा कितनी नाराज़ हुई थी कि नया पेंट है, ख़राब कर दिया। उस दिन माँ की डांट से मेरे प्रहलाद ने ही तो मुझे बचाया था। हाँ, अपने हाथ के भी छाप लगा दिए थे उन्होंने दीवारों पर, और हम दोनों हंसते रहे थे मम्मा के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर। सुरभि के होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसने आहिस्ते से उन हथेलियों के छोटे और बड़े छाप पर अपनी उंगलियां रखी और आंखों को हल्के से बंद कर लिया। उसकी आंखों में उसका बचपन किसी फिल्म की तरह साकार हो उठा था। उसे ये तो याद नहीं कि कब वो उसकी ज़िंदगी में आया और कब उसका फेवरेट प्रहलाद कुमार बन गया, लेकिन ये ज़रूर याद है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। प्रहलाद कुमार नाम नहीं बोल पाती थी पिता का। कोई पूछता तो प्रहलाद कुमार बताती और सुनने वाला खूब कहे लगाता। बार बार उसके पिता का नाम पूछता और हर बार वह तोतली जुबान से यही कहती। थोड़ी समझदार हुई तो सबसे कहते सुना कि वो सगे पापा नहीं हैं, सौतेले हैं। लेकिन सुरभि को तो पापा से मतलब ही कहाँ था। उसके पास तो उसका प्रहलाद कुमार था जो उससे खूब प्यार करता था। जब से होश संभाला था उसने प्रहलाद का मुस्कुराता चेहरा ही देखा था और उसी की बाहों के झूले में झूल झूल कर सपनों में खोई थी वो। पता नहीं फिर कब कैसे प्रहलाद कुमार उसके लिए पुरु बन गया था। खुश खुश थी वो अपने पुरु और मम्मी के साथ। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया था। उसके पुरु ने एक दूरी सी बना ली थी उससे। चुप से हो गए थे वो, एकदम खामोश, अलग थलग से। जब कभी सुरभि ने प्यार से अपने पुरु को गले लगाने की कोशिश की, हर बार झिड़क दिया था उसे उसके पुरु ने।
धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया और उसे सबकी बातें सच प्रतीत होने लगी। वो सौतेला ही है, उसका सगा पिता नहीं है। प्रहलाद की खामोशी का सुरभि ने अपने तरीके से एक मतलब निकाल लिया था और फिर उसे भी आत्मसात कर वह बड़ी होने लगी। फिर तो वह खुद भी उनसे अलग थलग पड़ने लगी। एक चिढ़ सी होती थी उसे और फिर प्रहलाद को हर्ट करने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी। उसका पलाद कुमाल पुरु और पुरु से अचानक सौतेला बाप बन गया था और वह खुद भी इन सब के बीच पिसने लगी थी। कब क्या कैसे हुआ ये सोचने या समझने की शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी, या फिर आंखों पर पड़े नफरत के पर्दे ने उसे कुछ भी देखने ही नहीं दिया था। हाँ, कभी कभी उसने देखा था उन्हें बालकनी में चुपके से अपने चश्मे को पोंछते हुए। सुरभि थके हुए कदमों को लगभग घसीटती हुई उस टेबल के पास आई जहाँ अक्सर प्रहलाद उसे कुछ लिखते हुए दिखते थे। जब वो दरवाजे की झिर्री से चुपके चुपके अपने पुरु को देखती थी और समझने की कोशिश करती थी कि क्यों अब वो उसे अपने पास क्यों नहीं आने देते, क्यों और कब उन दोनों के बीच ये बंद दरवाज़ा एक अटूट दीवार बन के खड़ा हो गया था जिसके उस पार उसका पुरु रह गया और इस पार अपने पुरु के प्यार को तरसती वो रह गई थी। वो कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसने देखा टेबल पर अब भी उनकी डायरी और वो सुनहरी पेन पड़ी थी। उसने आहिस्ते से हाथ बढ़ाकर वह पेन उठा ली और उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उसे याद है उनके जन्मदिन पर उसी ने तो दी थी ये सुनहरी पेन अपने पुरु को। कितने खुश हुए थे वो। मोहल्ले भर में घूम घूम कर सबको दिखाया था उन्होंने वो सुनहरा पेन। सुरभि एक बार फिर मुस्कुरा उठी। उसने पेन को वापस मेज पर रखा और जिज्ञासावश डायरी उठा ली और उसके पन्ने पलटते पलटते बेड के किनारे पर आ बैठी। प्रहलाद की लिखावट वो हज़ारों में पहचान सकती थी। आखिर पहला अक्षर पढ़ना और लिखना उसने अपने पुरु से ही तो सीखा था। उसने डायरी खोली और पहले पन्ने पर नज़र डाली। पहला पन्ना, राधिका से शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे सही और अहम फैसला था। राधिका और सुरभि दोनों ने मेरी अपूर्ण ज़िंदगी को पूर्ण कर दिया। एक खाली फन था ज़िंदगी में जो अब भर चुका है। सुरभि जब तोतली ज़ुबान से पलाद कुमाल बुलाती है ना तो सच कहता हूँ और कुछ सुनने की इच्छा मन में नहीं रह जाती। फिर सुरभि के होठ बेसाख्ता ही हौले से पलाद कुमाल कहते हुए मुस्कुरा उठे। थोड़ी देर तक वो डायरी के पहले पन्ने को देखते रही। फिर हौले से उसने दूसरा पन्ना पलटा। खाली था वो पन्ना, जैसे सच में उसके बाद उनके दिल में और कोई ख्वाहिश बाकी ही नहीं रह गई थी। और उसके बाद करीब आधी डायरी खाली ही थी। फिर बीच का एक पन्ना खोला उसमें जिसमें कुछ लिखा था। सब कुछ कितना अच्छा लगने लगा है अचानक, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है। किसी अनहोनी के अंदेशे से मन घबराने लगता है मेरा। सुरभि को लोग बहकाते हैं शायद। उसने आज मुझसे पूछा, पुरु ये सौतेला क्या होता है? वो अतुल है ना, वो कहता है कि आप मेरे सौतेले पिता हो और सौतेले पिता बहुत मारते हैं। अतुल के सौतेले पिता उसे बहुत मारते थे और उसकी बहन के साथ गंदी बातें करते हैं। पुरु आप सौतेले नहीं है ना? अतुल झूठ कहता है ना? क्या जवाब देता मैं उस 6 साल की मासूम बच्ची को? मैं तो खुद उलझने लगा था समाज के चोचलों में। एक बाप बस बाप क्यों नहीं हो सकता? उसके प्यार को सौतेला और सगा होने की परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? मैं खुद उलझा हुआ था। कैसे समझाता मैं उस मासूम को? वो मेरी गोद से उतर कर खेलने चली गई थी और मेरे मन में अनगिनत सवालों के झंझावात छोड़ गई थी। सुरभि ने देखा इस पन्ने के कई शब्द धुंधले पड़ गए थे, जैसे स्याही पर पानी गिरी हो, या फिर लिखने वालों के आंसू, उसके पुरु के आंसू। वो धुंधले शब्द अब उसके खुद के आंसू से और धुंधले पड़ने लगे थे। उसने अपने दुपट्टे से अपने गालों को पोंछा और अगला पन्ना पलटा। लाइनें लिख लिख कर काटी गई थी। पूरा पन्ना वैसे ही लाइनों से भरा पड़ा था। प्रहलाद ने लिखा था कुछ और फिर सब कुछ पेन से घसीट कर काट दिया था। अगले 2 पन्ने भी फटे हुए थे। शायद वो अपने दिल का जख्म दिखाना ही नहीं चाहते थे, जो मैंने ही। सुरभि के बदन ने हल्के से झुरझुरी ली और इस बार जिस पन्ने को सुरभि ने पढ़ना शुरू किया उसने तो उसके वजूद को ही हिलाकर रख दिया। मैंने सुरभि को गोद में लिया और उसके गालों को चूम लिया। जन्मदिन था उसका। हर साल मैं ऐसे ही विश करता हूँ उसे। राधिका ने झट से सुरभि को मोरी गोद से झपट लिया था, जैसे मेरी छुअन से जल जाएगी वो ऐसे घुटी हुई आवाज़ में चीखी थी जैसे कि मैंने कोई पाप किया था। और वो
क्या करते हो प्रहलाद? बच्ची नहीं है वो, 8 साल की हो गई है। प्लीज़। वैसे ही तुम्हारे सौतेले। दोनों को ही झटका लगा था शायद, तभी तो वो कहते कहते एकदम से चौंक कर रुक गई थी। सॉरी सॉरी प्रहलाद, मैं हतप्रभ था। ये अभी अभी मैंने क्या सुना? मैं तो पिता था, सौतेला कब बन गया? मेरे प्यार पर लांछन, एक पिता के प्यार पर लांछन। नहीं, उफ। राधिका कैसे कह सकती है ऐसा? वो तो जानती है ना, जानती तो है वो। मैं सुरभि से कितना प्यार करता हूँ। दुनिया से लड़कर मैं उसका बाप बना था, और आज सौतेला कैसे बन गया मैं उस दिन टूट सा गया था। मैं खामोशी से वहाँ से हट गया। राधिका को भी शायद अपने शब्दों की धार समझ में आ गई थी। आई थी वो मेरे पास माफ़ी मांगने। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रहलाद, मैं भी क्या करती, अपनों को देखा है मैंने उस बच्ची के साथ गलत करते। भैया का साला आया था उस दिन घर, और गुड़िया को गोद में उठाकर छत पर चला गया। 2 साल की बच्ची प्रहलाद, 2 साल की बच्ची। मैंने देखा था, सिहर गई थी मैं। शोर बचाया तो मुझे ही गलत कहकर घर से निकाल दिया भैया ने। वैसे भी मेरा पति मरा तो सारे अपनों के लिए मैं बोझ ही बन गई थी। मुझे माफ़ कर दो प्रहलाद, दूध की जली हूँ ना। तो अपने प्रहलाद को भी भैया का साला समझ लिया तुमने? हाँ, सौतेला अपना कैसे हो सकता है ना राधिका? मैंने कहा था, उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी मैंने, क्योंकि हिम्मत नहीं थी मुझ में आगे के शब्द सुनने की। एक ऐसा जख्म लगा था मेरे सीने में जिसे माफ़ी का हर शब्द बस गहरा ही कर रहा था। राधिका के माफ़ी मांगने से उस जख्म में और टीस उठने लगी थी। कहने को मैंने बात खत्म कर दी थी, समझ सकता था एक माँ के दिल को, लेकिन मेरा क्या? एक बाप के प्यार पर सौतेला होना भारी पड़ गया था। बस गलती मेरी इतनी ही थी कि उसकी रगों में मेरा खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसके रोम रोम में, हर सांस में मेरा प्यार तो था। क्या वो प्यार बेमाने था? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन कुछ दरस सा गया था मेरे अंदर। सुरभि को खोने का डर मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा था। फिर तो जब भी सुरभि के पास जाता तो लगता राधिका की नज़रें मुझे शक से घूर रही हैं। अभी आएगी वो और मुझे सौतेले रिश्ते की लठ मारेगी और लहूलुहान हो जाऊंगा। बार बार, हर बार अपने आप में ही डर से सिमटने लगा मैं। कभी सुरभि को छूता तो ऐसा लगता जैसे पड़ोसियों की सवालिया नज़रें मुझे ही घूर रही हैं। मेरे चारों तरफ उनकी घूरती हुई नज़रें मुझे भेदती हुई सी महसूस होती। मैं दोषी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नज़रें चुराने लगा था सबसे कि कहीं कोई। वो मनहूस रात कैसे भूल सकता हूँ मैं? राधिका से बगल वाली शर्मा ताई कह रही थी, प्रहलाद ऐसा तो नहीं है, पर ध्यान रखना राधिका, ज़माना भी तो अच्छा है नहीं है ना? है तो सौतेला ही, कब क्या आ जाए दिमाग में कौन जानता है। मुझे शर्मा ताई की बात बुरी नहीं लगी थी। एक बारगी आप खुद पर उठी हुई लाठी को रोक सकते हैं, लेकिन लोगों की ज़ुबान को रोकना असंभव है। जानता था अच्छे से। तकलीफ तो राधिका का चुप रह जाना दे गया, अंदर तक टूट गया था मैं। और उस दिन मैंने अपनी मासूम सुरभि का दिल तोड़ा। कितने प्यार से गले लगने आई थी वो मेरे। मन किया था बाहों में भर लूँ मेरी बच्ची को, लेकिन फिर याद आया था राधिका का चुप रह जाना, और वो राधिका की चुप्पी बिजली की तरह मुझ पर गिरी थी और जला डाला था उस बिजली ने एक बाप बेटी के रिश्ते को। मैंने सुरभि से दूरी बना ली, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे सौतेला कहा ना, उस दिन मैं मर जाऊंगा। इससे बेहतर था कि मैं खुद ही दूर हो जाऊं उससे, और यही किया मैंने। सुरभि ने अगला पन्ना पलटा। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां बुरी तरह से काँप रही हैं, होठ थरथरा रहे थे उसके, आंखें कब से बरस रही थी, उसे हल्का सा आभास भी नहीं था। मैं अपने कमरे से निकल रहा था कि सुरभि को कहते सुना, जतिन नाम के किसी लड़के को वो पसंद करती है और वो घर आने वाला है। मैं खुश हो गया था, बहुत खुश। भागकर अपनी सुरभि की पसंद से मिलना चाहता था, लेकिन उसके आगे के शब्दों ने माने सैकड़ों टन वजनी बेड़ियां डाल दी थी मेरे कदमों में। जहाँ के तहाँ जम गए थे मेरे पैर। मम्मा, वो मैंने बताया था ना आपको जतिन के बारे में, वो मिलाना चाहते हैं आपसे। शाम को घर बुला लिया है मैंने उसे। हाँ हाँ, आने दे, हम भी तो देखें अपनी सुरभि की पसंद को। पर बेटा, एक बार तेरे पापा से। मम्मा प्लीज़, मुझे उस सौतेले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जतिन को भी यही कहा है और आपसे भी यही कह रही हूँ, बस आप मिल लो। सुरभि बस कर, चुप कर जा तुम। वो सुनेंगे तो कितना दुख होगा उन्हें। पिता हैं वो तेरे, थोड़ा तो लिहाज कर। हाँ सही कहा, पिता हैं, लेकिन सौतेले।
मैं सन्न रह गया था। टूट तो बहुत पहले ही गया था, लेकिन आज तो मैं बिखर गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी के इस छोर पर मैं अकेला खड़ा रह गया और मेरी बच्ची दूसरे छोर तक चली गई। कैसे अपनी बच्ची को वापस ला पाऊंगा अपने पास? सब ये दूरियों की खाई तो मैंने खुद ही खोदी थी और आज उसी खाई में गिर रहा था मैं। बस गिरता जा रहा था एक अनंत गहराई में, जहाँ वेदना और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं था। सुरभि को आज अपना अस्तित्व बुरी तरह से हिला हुआ महसूस होने लगा। वह बार बार उन शब्दों को पढ़ती रही, चूमती रही, अपने पुरु के लिखे मेरी बच्ची शब्द को सिसक सिसक कर रो रही थी। आज वो जैसे बरसों से धधकता ज्वालामुखी आज फट पड़ा हो। आंसुओं के साथ साथ उसकी आंखों पर पड़ी गर्द भी बहने लगी थी और अब उसे वो सब साफ साफ नजर आ रहा था। वो सब जिससे अब तक वह अनजान बनी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अगले पन्ने तक जाने की, लेकिन जानना था उसे उसके पुरु के बारे में। उनके हर दर्द को, हर जख्म की टीस को महसूस करना चाहती थी वो, जो उसके खुद के ही दिए हुए थे। उसने धीरे से डायरी के पन्ने को पलटा और अगले पन्ने पर ऐसे नज़र डाली जैसे किसी कयामत पर नज़र डालने जा रही है। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। तेरा पुरु ज़माने के आगे हार गया मेरी बच्ची। उस दिन तुझे कमरे से नहीं निकाला था मैंने, खुद को जिंदगी से खींचकर मौत की तरफ धकेला था। काश कि तुझे शब्दों में समझा पाता। काश कि तुझे अपना सीना चीर के दिखा पाता मैं सुरभि। काश मैं दिखा पाता कि मैं बाप हूँ, बस बाप हूँ। सुरभि, अपने पुरु को माफ़ कर देना, अपने पिता को माफ़ कर देना बच्ची। अपना वायदा नहीं निभा सका मेरी बच्ची। एक पिता पिता बनकर नहीं रह सका। ये ज़माने की रीत, इसने हरा दिया मुझे। मैं तेरी आंखों में अपने लिए सवाल नहीं देख सकता था, भले मुझसे नफरत कर ले तू। खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह। शब्द फिर से धुंधले पड़ गए थे। राधिका के सब्र का बाट टूट चुका था। उसका रोना अब चीखों में तब्दील हो चुका था। वह डायरी के अखरे पन्ने को अपने हथेलियों से सहलाती बस रोए जा रही थी। कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने अपने ही पुरु को पहचानने में। उसकी हालत की जिम्मेदार मैं थी। हाँ, बस मैं। कोई ज़माना, कोई समाज, कोई रीत नहीं। क्यों उसने एक बाप के प्यार को नहीं समझा? क्यों नहीं अपने पुरु के दिल में झांक पाई मैं? सुरभि पागलों जैसी बड़बड़ा रही थी और बार बार अपने माथे पर हाथ मार रही थी। कितना तड़पे होंगे जब जब मैंने उन्हें सौतेला कहा होगा। जहर बुझे खंजर चलाए मैंने उनके उस दिल में जहाँ बस मैं ही थी। उफ पापा, आपने समझाया क्यों नहीं? क्यों नहीं मुझे थप्पड़ लगाया जब जब पहली बार मैंने आपका दिल दुखाया था? आप समझाते तो एक बार। अपने पुरु की बात समझ जाती मैं। समझ जाती पापा, समझ जाती। क्यों अपने प्यार पर भरोसा नहीं रख पाए आप? क्यों नहीं पा? डायरी को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी सुरभि। जैसे कि वो डायरी नहीं, उसके पिता का सीना हो, उसके पुरु हो। ख्यालों के झंझावात उसे पता नहीं कहाँ तक उड़ा ले जाते कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने हिचकियों को नियंत्रित करने की नामुमकिन सी कोशिश की और दुपट्टे से फटाफट चेहरे को पोंछा। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ताई रो रही थी लाडो। ताई पापा। सालों बाद आज सुरभि की जुबान पर पापा शब्द आया था। इस एहसास को तो महसूस किए जैसे उसे ज़माना बीत गया था। शब्द उसके गले में ही घुट कर रह गए। ताई के गले लग कर फूट फूट कर रो पड़ी वो। ताई ने रोने दिया उसे। पता नहीं कितनी देर तक रोती रही वो। लाडो, जतिन नहीं आया अब तक? ताई ने धीरे से सुरभि के बालों को सहलाते हुए पूछा। मैं फ़ोन करती हूँ ताई, कहा तो था आधे घंटे में पहुँचेगा। 1 मिनट मैं देखती हूँ, सुरभि ने भराई हुई आवाज़ में कहा। खुद को संयमित किया और आंसू पोंछती हुई जतिन का फ़ोन ट्राई करने लगी। रिंग जा रही थी, कॉल रिसीव हुई। ट्रैफिक में फंस गया हूँ सुरभि और टाइम लगेगा। अगर हो सके तो तुम चली जाओ, मैं सीधे हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। ओके, जतिन ने कहा और फ़ोन रख दिया था। उन्हें देर होगी ताई, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। पापा वेट कर रहे होंगे मेरा, सुरभि ने अटकते हुए कहा। ताई तब नहीं समझी थी मैं, या शायद समझकर भी नासमझ बनी हुई थी। पर्दा जो पड़ा था आंखों पर। लेकिन अब जानती हूँ ताई कि वो बालकनी के कोने में खड़े चश्मा नहीं अपनी नम आंखें पोंछा करते थे। मेरे दिए जख्मों की टीस आंसू बनकर बहते थे उनकी आंखों से, और मैं ही नहीं समझ पाई। सच कहती हो ताई, मुझसे बड़ी अभागन इस दुनिया में और कौन होगी, जिसने खुद की ही खुशियों में खुद ही तीली सुलगा ली। सुरभि ने प्यार से अपने पिता की डायरी को छुआ जैसे अपने पुरु के बाल सहला रही हो।
लाडो, गलती तो मुझसे भी हुई थी, लेकिन उस गलती का जब तक एहसास होता बहुत देर हो गई थी। मैंने ही कहा था राधिका से, सौतेला है वो, तेरा ध्यान रखे। जानती तो थी उसे बचपन से, लेकिन पता नहीं मेरी मति मारी गई थी लाडो। ताई शून्य में निहार रही थी, जैसे कुछ याद कर रही हो। तेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने देखा था उसे, तुझे दूर से देख रहा था, जैसे पास आया तो जल जाएगी तू। उसकी नज़रें, उसकी तड़प देखी मैंने उस दिन और तड़प कर रह गई थी लाडो मैं। मेरी एक बात ने एक हंसता खेलता परिवार झुलसा कर रख दिया। पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगूंगी उससे। चल, तेरे साथ मैं भी चलती हूँ, बड़ा बोझ है आत्मा पर लाडो, वो माफ़ करे तो गंगा नहा लूँगी, चैन से मर सकूँगी। इस सरमाइन को भी पश्चाताप करना है। ताई ने अपने पल्लू से अपनी आंखों को पोंछा था और यही वो पल था जब ताई के गले लगकर सुरभि एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी थी। राधिका अपनी बेटी को रोते देख अचरज में पड़ गई थी। वो सुरभि को ऐसे घूर रही थी जैसे उसके सामने सुरभि नहीं, उसका भूत खड़ा हो। उसने सवालिया नजरों से जतिन और फिर ताई को देखा। ताई की आंखें भी नम लगी उसे। मम्मा, पापा कैसे हैं? ये सब कैसे? अचानक पापा को क्या हुआ मम्मा? सुरभि ने आईसीयू के विंडो से ऑक्सीजन मास्क से ढके प्रहलाद को देखा और एक झुरझुरी से उसके पूरे बदन में दौड़ गई। सुरभि, हाँ मम्मा, सब जान गई हूँ मैं। पापा कभी गलत नहीं थे मम्मा, हम गलत थे, मैं गलत थी। उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी, बहुत कुछ। हम ही नहीं समझ पाए मम्मा, शायद उनके प्यार के लायक ही नहीं थी मैं। सोने जैसा खरा प्यार था उनका, अब जान पाई हूँ मैं। सब कुछ जानी हूँ मैं आज। वो मेरे पुरु थे, हमेशा से पुरु हैं। सौतेले नहीं है वो मम्मा। सुरभि राधिका के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी और अवाक सी राधिका को वो बीते हुए दिन याद आने लगे। पापा, ये शब्द तो जैसे जैसे गाली थे सुरभि के लिए, जो उसने अपनी जुबान पर कभी आने ही नहीं दिया था। और आज आज वो, ये क्या हो रहा है? जिस बेटी ने कभी बाप से सीधे मुंह बात नहीं की थी, जिसकी ऐसी तबीयत की खबर सुनकर भी उसके दिल में एक हूक नहीं उठी थी, वो अचानक ऐसे रो रही थी जैसे उसका सब कुछ आज खत्म होने वाला हो। उसके लिए छटपटा रही है, वो जिसे उसने कभी अपना माना ही नहीं था। तेरी विदाई वाले दिन से ही प्रहलाद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था बेटा। बातचीत तो पहले ही कम कर दिए थे, उसके बाद तो एकदम खामोश ही हो गए थे। कभी कभी ऐसी आवाज़ आती उनके कमरे से जैसे जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हों। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, पर बाद में घबरा गई मैं। बहुत कहने पर उन्होंने 2 दिन बाद दरवाज़ा खोला था। सुरभि कहाँ है? मैं सौतेला नहीं हूँ ना राधिका? बस बार बार यही एक बात दोहराते रहे और पूरे घर में तुझे ढूंढते रहे। फिर अपने कमरे में चले गए और अपनी कलाई उन्होंने। राधिका रोक नहीं पाई खुद को, हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी वो। सुरभि ने कसकर अपनी बाहों में भींच लिया अपनी मम्मा को। सब ठीक हो जाएगा मम्मा, रो मत। सूज समेत वापस करूंगी अपने पुरु को उनका प्यार। पापा पहले जैसे हो जाएंगे, देखना मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सुरभि किसे तसल्ली के शब्द सुना रही थी, खुद को या अपनी मम्मा को। करीब 1 हफ्ता लगा प्रहलाद को ठीक होने में, लेकिन कोई जख्म था जो उनके दिल दिमाग को बुरी तरह घायल कर गया था। वो होश में आने के बाद भी बेख्याली में थे, किसी दूसरी ही दुनिया में, अपनी सुरभि और राधिका के साथ। कभी खुलकर हंसते और कभी मैं पुरु हूँ सुरभि, सौतेला नहीं कहकर सिसक पड़ते। डॉक्टर ने उन्हें मेंटली डिसेबल कहकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को बोल दिया था और सुरभि तड़प उठी थी डॉक्टर की बात सुनकर। नहीं मम्मा, हम पापा को घर ले जाएंगे, मैं संभालूंगी उन्हें। पागल नहीं है मेरे पापा, पागल नहीं। जतिन के सीने से लगकर बिलक बिलक कर कितना रोई थी वो। फाइनली प्रहलाद को घर ले जाने का सोच लिया था सबने, लेकिन परीक्षाओं का दौर इतनी जल्दी कहाँ खत्म होना था। बाप को उसकी बेटी का और बेटी को उसके बाप का प्यार पाने के लिए अभी और इम्तहान देने थे। बस 1 रात की दूरी है, कल सुबह प्रहलाद को डिस्चार्ज करके वो घर ले आएगी। बस आज की रात निकल जाए। सुरभि और राधिका दोनों की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार जितनी शिद्दत से होता है ना, इंतज़ार के पल उतने ही लंबे होते हैं। अगली सुबह एक तो बहुत देर से आई और ऐसी आई कि क़यामत भी क्या वैसे आती होगी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? आप अच्छे से देखिए, हॉस्पिटल में ही होंगे कहीं, कहाँ चले जाएंगे? जतिन और सुरभि बदहवास से इधर उधर ढूंढ रहे थे प्रहलाद को।
एक एक नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल के एक एक बंदे से वो प्रहलाद का पता पूछ रहे थे, पर किसी को कुछ नहीं पता था। कल रात अचानक प्रहलाद हॉस्पिटल से निकलकर कहीं चला गया। कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे ने उसे बाहर निकलते तो कवर किया, पर उसके बाद राधिका को तो जैसे काठ की मूरत बन बैठी थी और सुरभि उसकी गोद में सर रखे अपने पुरु की डायरी को सीने से लगाए सुबक रही थी। जतिन ने प्रहलाद की फोटो हर जगह लगवा दी थी, टीवी में न्यूज़ फ्लैश करवा दिए गए थे। हर संभव कोशिश जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था प्रहलाद को गायब हुए, कुछ भी तो पता नहीं चला था उसका। ताई ने सुना तो सदमे से बिस्तर ही पकड़ लिया था उन्होंने। यूं सबकी जिंदगी ठहर सी गई थी। सुरभि और जतिन ने हार नहीं मानी थी अभी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी तो पता नहीं चला था प्रहलाद का। आंखों में इंतजार और दिल में पश्चाताप लिए सबके दिन बस गुजर रहे थे। सुरभि की आत्मग्लानि ने उसे एक पल चैन से नसीब नहीं होने दिया था। हर पल प्रहलाद को ढूंढ निकालने की जद्दोजहद में उसके दिन और उसे याद करते रोते हुए उसकी रातें गुजरती थी। हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल में। देखते देखते 2 साल बीत गए। करीब 2 साल बाद, इंस्पेक्टर साहब, आज पूरे 2 साल हो गए पापा को गुम हुए। सुरभि ने बेबस भाव से इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा। देखिए मैडम, जितना हो सकता था हमने कोशिश की। जतिन साहब तो हमारे साथ थे ना हर बार। आप बताइए और क्या करें हम, हमें और भी तो काम है ना। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब वो शायद इस दुनिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप कीजिए आप, समझें, मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है। मैं ढूंढूंगी उन्हें, देखना आप लोग, मैं लाऊंगी मैं। इंस्पेक्टर की बात को सुरभि ने तेजी से सिर हिलाकर काट दिया और लगभग चीखते हुए बोलती चली गई। सुरभि सुरभि, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है पापा को। चलो चलो घर चलो, मम्मा वेट कर रही होंगी ना। सॉरी सर, बहुत प्यार करती है अपने पापा से, इसलिए ज़रा उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कोई बात नहीं जतिन साहब, पर आप तो जानते हैं ना हमने कोई कमी नहीं छोड़ी प्रहलाद जी को ढूंढने में। हाँ, जतिन ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और सुरभि को लेकर थाने से बाहर निकल गया। कार में बैठी सुरभि सिसक रही थी। ऐसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर की बात उसे कहीं ना कहीं सच लगने लगी थी। इन 2 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उन लोगों ने प्रहलाद को, लेकिन नतीजा नीलवटे सन्नाटा ही रहा। जतिन पापा, सुरभि ने बेचारगी से जतिन की तरफ देखा। जतिन भी क्या करे, सुरभि की हालत देखकर वो खुद टूटने लगा था। अभी मायूसियों का सन्नाटा उन दोनों के बीच पसरा ही था कि जतिन के फ़ोन के रिंग ने उस सन्नाटे को बेदर्दी से तोड़ डाला। स्क्रीन पर अननोन नंबर शो हो रहा था। जतिन ने कॉल एक्सेप्ट की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, यस जतिन बोल रहा हूँ, आप कौन? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था जिसे सुनकर जतिन काफ़ी उत्साहित सा नजर आने लगा। जी मैंने ही पोस्टर लगवाए हैं, आप जानते हैं। कहाँ हैं आप इस वक्त? ओके ओके ओके, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सुरभि सुरभि, पापा के बारे में कोई जानता है? उसने कॉल किया सिटी सेंटर मॉल में, वो यही है। जतिन ने सुरभि को कसकर अपने सीने से लगा लिया था। जतिन पापा मिल गए ना? मम्मा को फ़ोन कर दूँ जतिन? मैं जानती थी मैं पापा। सुरभि कभी हंसती तो कभी सिसक कर रोने लगती। जतिन अचरज से सुरभि को देखे जा रहा था। उसके बदन में झुरझुरी सी उठ गई थी सुरभि की हालत देखकर। कहीं खुशी से सदमा। जतिन एक पल के लिए घबरा ही गया। उसने कस के सुरभि को सीने से लगा लिया था। अचानक सुरभि ने अपना फ़ोन निकाला और राधिका को कॉल करने लगी। नहीं सुरभि, अभी नहीं, पहले इस आदमी से मिल लेते हैं, देखें तो क्या है क्या नहीं, फिर बताएंगे मम्मा को, ठीक है? हाँ। सुरभि ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हामी भरी और फ़ोन को उलट पलट करने लगी। बेचैनी में वो कार की सीट पर बैठे बैठे ही बार बार पहलू बदले जा रही थी। जतिन ने एक बार सुरभि के बेचैन चेहरे पर अपनी नज़र डाली और सोचने लगा, क्या हो अगर ये आदमी पापा नहीं हुए तो। आगे की हालत की कल्पना भी नहीं करना चाहता था वो। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। करीब 40 मिनट बाद वो दोनों मिस्टर ओंकार के साथ रूबरू थे। हेलो, मैं जतिन, सुरभि मेरी पत्नी। जतिन ने अपना और सुरभि का परिचय देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं ओंकार, डॉक्टर ओंकार। आपसी परिचय के आदान प्रदान के बाद डॉक्टर ओंकार ने बात आगे बढ़ाई। देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये पोस्टर वाले आदमी ही वो हैं, लेकिन जिन हालातों की आप बात कर रहे हैं बहुत हद तक उस घटना से मैच करते हैं जो उस दिन मेरे साथ हुई थी। आज से करीब 2 साल पहले मिले थे वो मुझे।
दरअसल मुझे जल्दी में कहीं पहुंचना था और भोर के वक्त रास्ता खाली था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में ड्राइव कर रहा था। अचानक से एक शख्स पता नहीं कहाँ से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। नहीं पापा, सुरभि गौर से ओंकार की बातें सुनते हुए अचानक ही बुरी तरह चीख उठी। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। डोंट पैनिक सुरभि, प्लीज़ कम डाउन। ओंकार ने सुरभि को शांत करने की कोशिश की थी। सुरभि ऐसे हाँफ रही थी जैसे मीलों दौड़ कर आई हो। वो बेहोश हो गए थे, शायद डर या सदमे से। मैं खुद डॉक्टर हूँ तो उन्हें अपने घर ही ले आया। उन्हें दूसरे दिन होश आया, लेकिन वो खामोश थे। या तो उनकी याददाश्त को नुकसान हुआ था या फिर सदमे से वो बस ब्लैंक हो गए थे। खैर, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मैंने उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। फिर किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए मैं अमेरिका चला गया और करीब 3 महीने पहले ही भारत वापस आया हूँ। तो आपने पहले क्यों नहीं कॉल किया हमें? ये पोस्टर तो सारे शहर में लगे हैं डॉक्टर, जतिन ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। देखिए जतिन, मैं भारत आ तो गया, लेकिन इन 3 महीनों में अपने काम में इतना बिजी रहा कि पलक झपकाने की भी फुर्सत नहीं मिली मुझे। सच तो ये है कि मैं इस बारे में भूल ही गया था। और आज जब मॉल आया तो अचानक इस पोस्टर पर नज़र पड़ी मेरी, और फिर मैंने आपको कॉल लगा दिया। डॉक्टर ओंकार ने अपनी बात खत्म की और उन दोनों को बारी बारी से देखने लगे, जैसे उनके बोलने का इंतजार कर रहे हों। तो अब कहाँ हैं पापा? आप हमें ले चलिए उनके पास, सुरभि ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल चलिए, लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि वो शायद ये ना हो। डॉक्टर ओंकार ने पोस्टर वाली फ़ोटो पर उंगली रखी। वो पापा हैं, मैं जानती हूँ ना। आप चलिए चलिए ना, जल्दी। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं जतिन? चलो जल्दी चलो, मैं एक बार और उन्हें नहीं खोना चाहती। चलो। सुरभि ने जतिन की बाँह पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए कहा। लगभग 1 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग जिस जगह पहुंचे थे वो एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था, जिसे हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था। देवनाथ मेंटल हॉस्पिटल। यहाँ क्यों? ये तो पागल खाना है ना जतिन? सुरभि ने अपने बढ़े हुए कदम पीछे हटाते हुए कहा। वो उन शब्दों का मतलब समझकर बुरी तरह से डर गई थी। नहीं सुरभि, ये पागल खाना नहीं है, घबराओ मत। वो बस सदमे में है, जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आओ उनसे मिलते हैं। डॉक्टर ओंकार ने सुरभि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुरभि ने अपने कांपते हुए हाथों से डॉक्टर की हथेली थाम ली। वो एक खूबसूरत सा गार्डन था। वहीं किनारे एक बेंच पर वो शख्स गुमसुम सा बैठा था। दूर आसमान की तरफ पता नहीं क्या देख रहा था वो। आप दोनों यहीं रुको, जब मैं बुलाऊं तो आना, ओके? फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया और आगे बढ़ते हुए वो अचानक रुक गए और कुछ सोचते हुए वो उन दोनों से बोले। अच्छा एक बात बताइए, ये पलात पलात क्या है? उनके होश में आने के बाद जब उनकी चुप्पी टूटी तब से वो एक ही शब्द बोलते हैं, क्या है ये? क्या नहीं डॉक्टर? कौन? मेरे पलात कुमाल, वो मेरे पापा ही हैं। हाँ जतीन, वो पापा ही हैं। इतनी देर में पहली बार सुरभि मुस्कुराई थी। आज पूरे 2 साल बाद उसने सुरभि के होठों पर मुस्कान नाचते देखी। उसने चुपके से अपनी नम आंखों को पोंछा था। डॉक्टर ने उन दोनों को करीब 20 कदम दूर ही रोका और खुद उस शख्स के करीब चले गए। हेलो पलात। उस शख्स ने पलट कर डॉक्टर को देखा और हल्के से मुस्कुराया। वो शख्स जो कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद कुमार ही था, लेकिन 2 साल पहले के प्रहलाद और अभी के प्रहलाद में ज़मीन आसमान का फर्क था। कहाँ तो 6 फीट का लंबा हष्ट पुष्ट मुस्कुराते होठ और बोलती आंखों वाला गोरा प्रहलाद, और कहाँ ये कमज़ोर सा गहरे गड्ढों में धसी आंखों वाला शख्स। पलाद देखो तो, तुमसे कोई मिलने आया है, हेलो कहो उनसे। डॉक्टर ने सुरभि और जतिन की तरफ इशारा किया। दोनों धीरे से चलते हुए प्रहलाद के तरफ बढ़े। डॉक्टर ने प्रहलाद की हथेली पकड़कर सुरभि की बढ़ी हुई हथेली की तरफ आगे किया। सुरभि ने कांपते हाथों से अपने पिता के हाथ को थाम लिया। प्रहलाद चुप सा सुरभि को देखता रहा एक टक, और फिर उसकी आंखें सोचने की मुद्रा में सिकुड़ने लगी। वो कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी सुरभि की तरफ, और अचानक उसके होठ हिले। उसने पलात कहा और मुस्कुराया। फिर अचानक ही सुरभि की हथेली से अपनी हथेली झटके से छुड़ाई और अपना चेहरा ढक कर वापस बेंच पर बैठ गया। पापा पापा, मैं सुरभि, आपकी सुरभि। डॉक्टर पापा ऐसे क्यों? मुझसे नाराज़ हो गए? जतीन पापा नाराज़ हो गए? सुरभि प्रहलाद के ऐसे व्यवहार से बुरी तरह घबरा गई। देखो सुरभि, उन्हें वक्त दो थोड़ा, अभी आप लोग जाइए, उन्हें रेस्ट करने दीजिए। ज़्यादा जोर देना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छी बात तो फिलहाल ये है कि 2 साल से खोए हुए आपके पापा आपको वापस मिल गए हैं। घर जाइए और ये खुशखबरी अपने माँ को भी सुनाइए।
वो भी तो इंतज़ार कर रही होंगी ना। एंड सुरभि, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ही आई नीड यू, यू नो राइट। डॉक्टर ने सुरभि को बड़े प्यार से समझाया। यस डॉक्टर, ही नीड्स मी, और इस बार मैं उन्हें दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। सुरभि ने मुस्कुराकर जतिन को देखा और जतिन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जतिन हैरान था। सुरभि अचानक से बदल गई। कहाँ तो टूट चुकी गुमसुम सी सुरभि और कहाँ आज वाली स्ट्रॉन्ग सुरभि। उसके चेहरे पर साफ साफ पढ़ा जा सकता था कि उसने कुछ तय कर लिया है। 1 महीने बाद आज प्रहलाद कुमार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। जतिन और राधिका उसे लेने हॉस्पिटल गए थे। ताई और सुरभि घर में ही रहकर प्रहलाद के स्वागत के लिए तैयारियां करने में लगी थी। प्रहलाद अब सबको पहचानने लगा था, लेकिन अब भी ज़्यादातर खामोश ही रहता था। वो गौड़ी की हॉर्न बजी तो सुरभि भागकर दरवाज़ा खोलने पहुंची। जतिन और राधिका प्रहलाद को लेकर आ गए थे। वो मुस्कुरा रहे थे। बहुत हद तक उनकी सेहत भी सुधर चुकी थी। सुरभि भागकर अपने पिता के गले से लग गई। प्रहलाद अचरज से उसे देख रहा था। आज ताई की आंखें भी गंगा जमुना बन गई थी। राधिका को तो जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया था। सुरभि प्रहलाद को उनके कमरे में ले गई और उनकी चेयर पर आराम से उन्हें बिठाया। प्रहलाद अचरज से अपने ही कमरे को देख रहा था। उसकी निगाहें हर एक चीज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी, और जब वो उन चीज़ों को पहचान गया तो आंसू के 2 बूंद उसकी आंखों से होते हुए गालों पर ढुलक गए। उसके होठ हल्के हल्के मुस्कुराने लगे। सुरभि ने अपने पापा के आंसुओं को उंगली के पोर से पोंछा, जैसे कहना चाहती हो कि बस अब और नहीं रोने दूंगी मैं अपने पुरु को। वो प्रहलाद के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर उनकी गोद में रख दिया। उसने धीरे से प्रहलाद की हथेली अपने सर पर रख कर आँखें बंद कर ली। हाँ, कितना सुकून है इस छाँव में। बहुत तड़पी है वो इस छुअन, इस एहसास के लिए। आज जाकर उसे वही उसका खोया हुआ पुरु का प्यार मिला है। प्रहलाद ने हल्के से सुरभि के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। बहुत रूखे हैं बाल सुरभि, प्रहलाद की धीरे धीरे बोली गई ये बात सुनकर सुरभि रो पड़ी। उसके सब्र का बांध टूट गया था। हाँ पापा हाँ, पुरु के बाद चंपी नहीं करवाई ना सुरभि ने किसी से। कौन इतना प्यार, कहाँ से लाता मेरे पुरुष इतना प्यार, कौन करता इतना प्यार मुझे। अब आप ही संभालना अपनी सुरभि के बाल। हाँ। दरवाजे की ओर पे खड़ी ताई जी और राधिका की आंखें भी बहने लगी थी बाप बेटी के इस मिलन को देखकर। करीब 1 साल बाद शहर के उस हॉस्पिटल के एक मैटरनिटी वार्ड में एक प्यारी सी खुशखबरी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुरभि ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। सुरभि के सिरहाने ताई जी बैठी थी, उसके बालों को सहला रही थी। राधिका ने अभी अभी बच्चे को नर्स के हाथों से अपनी गोद में लिया था। पुरु देख लो, सूज समेत आपका प्यार वापस कर रही हूँ। कहा था ना मम्मा मैंने, अब 2 बच्ची संभालना पापा। हाँ पापा, मुझसे तो ये बच्चे नहीं संभाले जाते। आप ही जागना और इसके बालों में चंपी करना। मैं तो बस मज़े लूँगा। बहुत भगाया है आपकी बेटी ने मुझे। जतिन ने बच्ची को प्रहलाद की गोद में डालते हुए कहा। प्रहलाद ने बच्ची को गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया और अचानक कुछ याद आते ही उसने सवालिया नज़रों से राधिका की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या एक सौतेला नाना अपनी सौतेली नवासी को प्यार कर सकता है। जी भर के प्यार करिए प्रहलाद, आपकी ही नवासी है, आपकी सुरभि की बेटी है वो। आपसे ज़्यादा किसी का हक नहीं है उस पर। राधिका ने मुस्कुराकर प्रहलाद से कहा और खुद भी पास आकर बच्ची को चूम लिया उसने। प्रहलाद एक बार फिर मुस्कुरा रहा था। उसने प्यार से सुरभि की तरफ देखा। सुरभि ने भी पलकें झपका कर राधिका की बात पर अपनी सहमति दी और सुकून से आंखें बंद करके लेट गई। उसका पुरु उसके साथ था। सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो गया था। अब कोई ख्वाहिश नहीं थी उसके मन में। उसे नींद आने लगी थी, सुकून की नींद सालों बाद। उसकी बंद पलकों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे जो कमोबेश वहाँ उपस्थित हर शख्स की आंखों में ठहरे हुए थे। सब लोग खुशी से पागल हुए पड़े थे और सबसे ज़्यादा जो चहक रहा था वो था एक बाप, सौतेला बाप। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।